हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग सेशन में हमारा चल रहा है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, जिसको हमने कंप्लीट किया था। कहाँ तक? सेक्शन 1 हमने पढ़ा दिया था और सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन की एक जनरल तरीके से बता दिया था कि कितनी डेफिनेशन इसमें है और कितना होना है। ठीक है, तो चलिए साथ में पहले रिवाइज कर लेते हैं। पिछला क्या है? सेक्शन 1 नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट। ठीक है, नेम क्या है इसका? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ठीक है, और इसका एक्सटेंड कहाँ पे है? म्यूनसिपल्स एरिया, जितने भी वहाँ पे म्यूनसिपल्स एरिया होंगे वहाँ पे ये पूरा अलाउ होगा। जो यहाँ पे जिला मुख्यालय होंगे म्यूनसिपल एरिया वहाँ ये अलाउ होगा। और कहाँ होगा? तो और वो होगा कहाँ पर? जहाँ पे जिसको राज्य सरकार राज्य पत्र में, यानी कि जो गजट नोटिफिकेशन आता है उसमें उसको राज्य सरकार अगर नोटिफाइड कर दे तो वहाँ पे भी ये लागू हो जाएगा। तो कब से लागू हो रहा है? इसका कमेंसमेंट डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2003। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन, जिसको मैंने जनरली आपको बता दी थी। तो आप मेरे से टिप्स पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन जो इसमें दी हुई है वो किसकी दी हुई है? एमिनिटीज़ की दी हुई है। सेकेंड डेफिनेशन जो इसमें दी हुई है वो दी हुई है किसकी? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की। 3 डेफिनेशन इसमें जो दी हुई है, 2 का C क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है इसमें क्या? लैंडलॉर्ड को। और 2 का 4 दिया हुआ है इन्होंने लीज को। 2 का 5 इन्होंने दिया म्यूनसिपल एरिया को। 2 का 6 यानी कि प्रीमाइसेस, और इसमें 2 का 6A बोलता है रेंट अथॉरिटी की बात, जो कि अमेंडमेंट से जुड़ा है। 2 का 6 के बाद 2 का 7 बोलता है क्या? 2 का 7 बोलता है यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल की बात। 2 का 8 बोलता है यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात। और 2 का 9 यहाँ पे बोलता है टेनेंट की बात। और 2 का 10 यहाँ पे बोलता है किसका? ट्रिब्यूनल की बात। तो क्या है ये सब? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं अपना क्या। तो क्या है ये सारी चीज़ें? एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ यानी सुख सुविधाएं। क्या होंगी? सारी सुख सुविधाएं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सुख सुविधाएं क्या होंगी? वो सुख सुविधाएं जो कि एक लैंडलॉर्ड के द्वारा एक टेनेंट को दिलाई दी जाती है, वो होती है सारी सुख सुविधाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहता क्या है? वो यही तो बात करता है कि जो एक व्यक्ति के प्रीमाइसेस में, एक व्यक्ति के घर में दूसरे व्यक्ति जो कि एक किराएदार है उसको रखा गया है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कौन सा एक्ट है, कहाँ जाएंगे वो लोग? हो जाएंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग। कहाँ पे? जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ होंगी उनके पास, जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उनके पास। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे हम एमिनिटीज़ की। एमिनिटीज़ यानी सुख सुविधाएँ, वो सारी सुख सुविधाएं जो कि एक मकान मालिक किराएदार को देगा। अगर आपके घर में या मेरे घर में कोई किराएदार मेरे यहाँ रूम लेके रहने आता है तो मैं उसे क्या क्या सुख सुविधाएं दूंगी? वो सारी सुख सुविधाएं जो होंगी वो क्या होंगी? एक एमिनिटीज़ के रूप में सामने आएंगी। वो एमिनिटीज़ क्या क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। क्या क्या होंगी? देखिए, नंबर 1 क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके लिए क्या होगी? अगर वो रहता है तो उसको क्या ज़रूरत है? रहने के लिए हमने कमरा दे दिया। कमरे में रहने के लिए उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, यानी कि वाटर की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत उसे होगी, एक इलेक्ट्रिसिटी उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके अलावा आवागमन का रास्ता, जैसे कोई अगर ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है तो उसे जाने के लिए सीढ़ियाँ दी जाएगी, जाने के लिए एक गेट निकाला जाएगा जिससे वो आएगा जाएगा। तो आवागमन के जो रास्ते होते हैं वो उसको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा नेचुरल लाइट्स, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप उसको दे रहे हो, लेकिन किसी को रहने के लिए, क्योंकि वो जानवर तो है नहीं, इंसान है जो रहने आया है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको नेचुरल लाइट के लिए क्या कैसी, यानी थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए, चाहे लाइक उसमें विंडो होनी चाहिए, गेट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा वॉशरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, लिफ्ट, अगर आपका काफ़ी ऊंचाई पे जैसे बहुत सारे फ्लोर्स बनते हैं तो उस फ्लोर्स पे जाने के लिए उसको लिफ्ट की सुविधा देना, ड्रेनिंग यानी साफ़ सफाई स्वच्छता की सुविधा देना, टेलीफोन जो लैंडलाइन वगैरह होती है उनकी सुविधा देना, टीवी के कनेक्शन यानी कि जो हमारे सेटअप बॉक्स वगैरह होते हैं उनकी सुविधा दिलवाना, केबल यानी कि और सर्विसेज, जो ये सारी सर्विसेज होती है वो दिलाना। जो ये सारी सर्विसेज वगैरह सब आती है तो किस में आती है? वो हमारे एमिनिटीज़ में आती है, जो एक लैंडलॉर्ड के द्वारा एक टेनेंट को दी जाती है। तो ये बात डेफिनेशन कौन सी? 2 का A हमारा हो गया एमिनिटीज़। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की देखिए इसमें कितना वो है कि जो ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन दी हुई है वो 9 में दी हुई है, जो रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन दी हुई है 6A में दी हुई है, और इसके अलावा जो डेफिनेशन दी है 2 में, यानी कि 2 के 2 में जो डेफिनेशन दी है वो दी है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल होता क्या है इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 में।
ठीक है। सेक्शन नंबर 19 में हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया हुआ है, कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ बताई गई है, सेक्शन नंबर 19 में बताई गई है। ठीक है, तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 19 में पढ़ेंगे। उसके अलावा तीसरी डेफिनेशन जो उन्होंने दी है 2C दिया हुआ है लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड कौन होता है, वो व्यक्ति जो कि किराया लेने के लिए सक्षम है, वो व्यक्ति जो कि रेंट पे अपने प्रीमाइसेस को दे रहा है, वो जो व्यक्ति जो रेंट लेगा, उसके अलावा उसका लीगल हेयर्स, उसके अलावा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो जो जिनको वो व्यक्ति अधिकार देता है, किसका अधिकार देता है, रेंट को लेने का, तो वो कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन नंबर 2 के 4 में इन्होंने दिया हुआ है, 2 के D में इन्होंने दिया हुआ है लीज। लीज क्या होता है, पट्टा। पट्टा आप लोगों ने TP यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आपने पढ़ा होगा, पट्टा क्या होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो पट्टा दिया जाता है, रहने के लिए एक लीज दी जाती है, वो क्या कहलाता है, पट्टा कहलाता है। तो पट्टा होता क्या है, उसको हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, TPA के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेशन दी है म्युनिसिपल एरिया। म्युनिसिपल एरिया क्या होगा, यानी कि नगर पालिका क्षेत्र क्या होगा, डेफिनेशन, क्योंकि पूरे एक्ट ही म्युनिसिपल एरिया पे आधारित है, तो डेफिनेशन आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगी इसकी, तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग जो म्युनिसिपल एरिया डिफाइन होगा, वो ही यहाँ पे म्युनिसिपल एरिया कहलाएगा। यानी कि जो मुख्यालय आते होंगे, जो जिला मुख्यालय के अंदर म्युनिसिपल एरिया आता होगा, वो म्युनिसिपल एरिया कहलाएगा। और इसके अलावा कौन सा होगा, जिससे राज्य सरकार, जो राजस्थान राज्य सरकार है, जिससे उसके अंदर राजपत्र के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू अलाउ कर दे, वो क्या होगा, हमारा म्युनिसिपल एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो उसके बाद जो डेफिनेशन दी हुई है प्रीमाइसेस। देखिए, अब राजस्थान में म्युनिसिपल एरिया के अंदर जो प्रीमाइसेस होंगे उनकी बात की जाती है। म्युनिसिपल एरिया की बात होगी क्योंकि वो प्रीमाइसेस कहाँ सिचुएटेड है, उस म्युनिसिपल एरिया में सिचुएटेड है। तो अब बात आ रही है कि एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसके बीच में आएगी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आएगी। ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या कहा जाएगा, तो पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को लेके, जिस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, वो प्रीमाइसेस एक्शन में होते कौन से हैं, और वो प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में प्रीमाइसेस किस किस तरीके से वर्णित किए गए हैं। तो पहले तो देखिए प्रीमाइसेस होंगे क्या, जिनको राजस्थान के अंदर प्रीमाइसेस, वो कौन से प्रीमाइसेस होंगे जिनको रेंट पे दिया जा सकता है और जिनको रेंट पे नहीं दिया जा सकता है। तो वो प्रीमाइसेस जो रेंट पे दिए जा सकते हैं, वो उनकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, प्रीमाइसेस की 2 के 6 में दी हुई है, यानी कि 2 के G में दी हुई है। तो देखते क्या है ये, अदर देन एग्रीकल्चर। फर्स्ट इसमें देखिए पॉइंट वाइज अगर आप मतलब उसको डिफाइन करेंगे तो अच्छे से आप लिख पाओगे और अच्छे से आपको याद रह पाएगा। देखिए प्रीमाइसेस को यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके से डिफाइन किया हुआ है, 2 पार्ट में इन्होंने डिफाइन करा है। कैसा, एक वो लैंड जो एग्रीकल्चर नहीं है, यानी कि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड क्या होंगी, हमारी प्रीमाइसेस होगी। यानी कि आप जो एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी जो होती है, जिसपे मतलब क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जा रही है, तो वो चीज़ हमारी एग्रीकल्चर लैंड होगी, वो इस प्रीमाइसेस में नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अदर देन फार्म हाउस, सिर्फ फार्म हाउस को छोड़ते जहाँ पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एग्रीकल्चर थे, इस तरीके फार्म हाउस पे भी क्या होता है, लोग रहने के कुछ टाइम के लिए जाते हैं और बाकी टाइम में वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्रॉप्स वगैरह सब चीज़। तो इसलिए जो राजस्थान में है उन्होंने क्या कहा है, अदर देन फार्म हाउस। अब होंगी कौन कौन सी, जो कि रेजिडेंशियल पर्पस होनी चाहिए। प्रीमाइसेस जो रेंट पे दी जाए तो कैसा होना चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस यानी रहने के लिए हो सकता है, या कॉमर्शियल पर्पस हो सकता है, कि कॉमर्शियल पर्पस में भी उन्होंने कंडीशंस बता दी है। तो रेजिडेंशियल पर्पस जो होगा वो कैसा होगा, रहने के लिए होगा। उसमें रहने के लिए किस तरीके का होगा, जो हमारे 2 के 1 में दिया हुआ है, तो उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, नेचुरल जो रोशनी आती है वो होनी चाहिए, आवागमन का रास्ता होना चाहिए। तो वो क्या होगा, रेजिडेंशियल पर्पस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी दुकान को चलाना है तो उसके लिए भी रेंट पे दिया जाता है, तो वो कॉमर्शियल पर्पस हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें और इन्होंने क्या इंक्लूड किया हुआ है, तो और इन्होंने इंक्लूड किया है गार्डन। जैसे एक किसी प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पूरी एक कोठी रेंट पर लेता है, तो उसके साथ जो अटैच गार्डन होगा वो भी उसके प्रीमाइसेस में आएगा। लैंड जो पास जुड़ी हुई लैंड होगी वो आ जाएगी। गोडाउन, जैसे शॉपकीपर लेता है तो उसको गोडाउन की जरूरत होती है, तो वो भी उसके आ जाएगा। सब लैंड यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई कोई सब लैंड होती है वो भी इसमें आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका ये। फिर इसके अलावा दूसरा, उस
भूमि के भाग या उससे जुड़े हुए किसी भाग में जो भी फिटिंग होती है, जो भी फर्नीचर होता है, वो भी क्या कहलाएगा, उस लैंड को दिया हुआ क्या कहलाएगा, एमिनिटीज़ कहलाएगी। और एमिनिटीज़ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, उसका प्रीमाइसेस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो फर्नीचर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। एनी फिटिंग, जैसे मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड कोई भी रेंट पे देता है किसी भी कमरे को, तो उसमें जो लाइट की फिटिंग होती है, वाटर की फिटिंग होती है, सीवर की जो फिटिंग होती है, और जो ड्रेन के लिए जो वाटर जिससे जाएगा, वो जो नालियों की जो फिटिंग होती है, वो सब क्या होती है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अदर देन नहीं होगी, इंक्लूडेड होंगी। रेंट पर दिया हुआ रेंट पर दिया हुआ कोई भी लैंड इसमें मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लीजिए होटल किराए पे देना, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा धर्मशाला ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हॉस्टल का कोई ऐसा कमरा जो कि डेली उस पर दिया हुआ है, तो वो भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, होटल इंक्लूड नहीं है, धर्मशाला इंक्लूड नहीं है, और हॉस्टल का रूम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। क्या है प्रीमाइसेस, अदर देन एग्रीकल्चर, अदर देन फार्म हाउस, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पस हो सकती है, कॉमर्शियल पर्पस हो सकती है। उसमें क्या क्या हो जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, गार्डन हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, सबलैंड हो सकती है। इसके अलावा कोई भी फिटिंग जो कि ऑलरेडी उसमें हो रखी है उस हाउस में, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा एनी फर्नीचर मतलब कि जो भी इसमें फर्नीचर अटैच्ड है, तो वो भी तो रेंट पे देगा, उखाड़ के तो नहीं ले जाएगा, तो वो भी इसमें क्या होगा, प्रीमाइसेस में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा रेंट पे दिया हुआ कोई भी लैंड, लेकिन क्या नहीं होगा, होटल, और इसके अलावा धर्मशाला और कोई ऐसा हॉस्टल का कमरा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, क्या है हमारा रेंट अथॉरिटी, सॉरी क्या है हमारा प्रीमाइसेस। तो ये है हमारे प्रीमाइसेस की डेफिनेशन। ठीक है, याद करने के लिए आपको इसी तरीके से टिप्स पे रखने के लिए क्या है, इसको डिवाइड करके पढ़ना होगा। अगर आप इस तरीके से करते तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अमेंडमेंट से 6A जोड़ा गया, जिसमें डेफिनेशन जोड़ी गई रेंट अथॉरिटी। जिन लोगों के पास पुराने वे रखते हैं उसमें करेक्शन कर लीजिए, चाहो तो आप गूगल पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो आप लोग जाके एक मार्केट से नया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि जो पुराने वाले एक्ट है उसमें ये अमेंडमेंट जो हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट के काफ़ी सारे सेक्शन चेंज हुए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर जुड़े हैं, तो वो मैं आप लोगों को आगे मैं बता ही दूंगी। जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग जाके मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट से कौन सा सेक्शन आया, 6 का A आया, यानी कि GA आया। उसमें क्या बताया गया कि रेंट अथॉरिटी, यानी कि रेंट अथॉरिटी क्या होगी। रेंट अथॉरिटी क्या होगी, देखिए रेंट अथॉरिटी कौन होगा, जो SDM के रैंक से नीचे का ना हो, यानी कि SDM हो सकता है, यानी कि SDM से रैंक का नीचे का नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा रैंक अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर बताई गई 7 नंबर डेफिनेशन रेंट ट्रिब्यूनल। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा, जहाँ पे ये शिकायतें लेके जाई जाएगी, जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई बात बनती है, तो उसके लिए वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी डेफिनेशन दी हुई है सीनियर सिटीजन। अच्छा, रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 13 में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सेक्शन नंबर 13 में हम रेंट ट्रिब्यूनल को पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका गठन होता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या इसमें प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर डेफिनेशन दी है ना सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन क्या होता है, ठीक है, सीनियर सिटीजन जो हमारे सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति 65 ईयर से ऊपर का होगा, 65 ईयर का होगा, वो हमारा कौन होगा, सीनियर सिटीजन होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है ट्रिब्यूनल की। देखिए, कोई भी प्रोसेस होने से पहले, जैसे आप लोग चाहते हो ना, पहले आप कोर्ट जब जाते हो तो पहले आप अपने जो लोकल कोर्ट होता है उसमें जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। उसी तरीके से इन्होंने ट्रिब्यूनल्स को बनाए हुए हैं। अब ट्रिब्यूनल्स कैसे बनाए हुए हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दी 10 नंबर, उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूनल होगा जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें जाया जाएगा। उसके अलावा अगर किराए से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसका पुनर्गठन, तो वो एक कहाँ पे जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल में। अगर रेंट ट्रिब्यूनल्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जजमेंट दिया, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए कहाँ पेश की जाएगी, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। कहाँ दिया हुआ है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, 2K2। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन जो 10 डेफिनेशन है वो 10 की 10 डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 3 की। और सेक्शन नंबर 3 कहता है
सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस एक्ट पे अलाउ नहीं होंगे, यानी कि जो इसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दिए हुए वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होंगे। तो भाई किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। किसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे? वो गवर्न होंगे हमारे टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्न होंगे। तो क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 कहता है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 किसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे? इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग होंगे ये? तो ये किसके अकॉर्डिंग होंगे? ये होंगे हमारे टीपीए के अकॉर्डिंग। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और क्या प्रोसीजर चलता है यहाँ पे? तो उस प्रोसीजर चलता है यहाँ पे सिविल का। ठीक है, टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे और सिविल का वो चलता है। तो और ये बात लिखी हुई कहाँ पर है? ये बात लिखी हुई कहाँ पर है? क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग तो बताऊंगी नहीं आपको, मैंने एक्ट पढ़ा तो मुझे समझ में आया, उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीज़ जो लिखी हुई है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे ये अलाउ नहीं होगा, राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट ये लागू नहीं होता। तो क्या लागू होता है? मैंने आपको बताया टीपीए एक्ट लागू होता है। अब टीपीए एक्ट अगर इस पे लागू हो रहा है तो वो टीपीए एक्ट किसके प्रोसीजर के थ्रू चलता है? सिविल के प्रोसीजर के थ्रू चलता है। ये बात एक्चुअली में लिखी कहाँ पर है? तो ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ, सेक्शन नंबर 18 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 18 जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किसके कैसे ये चलेगा। अब सेक्शन नंबर 18 में लिखी हुई है, तो सेक्शन नंबर 18 में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? तो वो प्रोसीजर फॉलो होता है सेक्शन नंबर 16 का, सॉरी सेक्शन नंबर 15 का। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 का। सेक्शन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर चलेंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर कौन सा होगा? सेक्शन नंबर 15 का होगा। ठीक है, अब इसमें है क्या? सेक्शन नंबर 3 में है क्या? ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 में नोट डाउन करिएगा। सेक्शन नंबर 3 में दिए हुए हैं इन्होंने सेक्शन, टोटल नंबर दिए हुए इन्होंने 11। टोटल जो पॉइंट्स हैं इसमें, टोटल पॉइंट जो है इसमें वो कितने? 11 है। ठीक है, टोटल पॉइंट्स है इसमें 11। अब जब टोटल पॉइंट्स इसमें 11 है तो इसमें क्या 1, 2 और 3 तीनों इन्होंने क्या कर दिया? रिपील कर दिया। इतना इजी हो गया ना आप लोगों के लिए? 3 इन्होंने रिपील कर दिए। मैं फिर कह रही हूँ, अमेंडमेंट करा हुआ एक्ट है, उसको लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि जो पुराने वाले एक्ट है उसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? 1, 2 और 3 को क्या कर दिया? रिपील कर दिया। 1, 2, 3 अगर रिपील हो गया तो अब आपके पास कितने बचे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल नंबर कितने बचे? अब आपको कितनी चीज़ें याद करनी है? सिर्फ 8 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ये चीज़ आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस पे ये सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता। अब हमें 8 पॉइंट याद करने हैं। वो 8 पॉइंट कौन से हैं वो आप देख लेंगे। देखिए, पहला इन्होंने किया है कि कोई भी ऐसा प्रीमाइसिस जो कि किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। यानी कि कौन सा नहीं अलाउ होगा? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रीमाइसिस बनाया गया है तो वो इस पे अलाउ नहीं होगा। तो कहाँ अलाउ होगा? किसके अकॉर्डिंग अलाउ होगा? टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो कि किसके द्वारा किया गया है, यानी कि क्या बात की गई है? कॉर्पोरेट की बात की जा रही है। किसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है या राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उस पर भी ये कोई भी ऐसा प्रीमाइसिस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट इन्होंने दिया है, 6 नंबर पॉइंट इन्होंने दिया है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सरकार की कंपनी है, जो कि सेक्शन 9 कंपनी एक्ट 1956 के आधार कि सेक्शन 617 के अकॉर्डिंग जो बनती है, यानी कि कौन सी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 670 के अकॉर्डिंग है, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ समझ में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई प्रीमाइसिस जो कि उनके द्वारा बनाया गया उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा।
कॉर्पोरेट कोई ऐसी बनाई गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उस पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? 4, 5, 6 हो गए। अब 7 नंबर पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा देव स्थान, क्या कोई भी ऐसा देव स्थान जो कि वर्शिप के लिए यूज हो रहा हो और किसके द्वारा बनाया गया हो, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, वहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशन सेंटर किसके द्वारा बनाया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया हो, उस पर भी ये लागू नहीं होगा। 9 नंबर पॉइंट कहता है कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो, तो उस पर भी एक्ट लागू नहीं होगा। 10 नंबर कहता है बैंक और एनी अदर पब्लिश। ठीक है। लेकिन जो ऐसी कोई बैंक जो कि बनाई गई हो सरकार के द्वारा और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का होगा या 1 करोड़ होगा, तो वो क्या होगा, हमारा प्रीमाइसेस कैसे कहलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसका कहलाएगा, तो वो भी इस पे लागू नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? 3 इसमें रिपील कर दिए गए और बाकी के जो 8 पॉइंट है वो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़ कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इस एक्ट पे लागू नहीं होगा। कैसे लागू होगा, वो टीपीए एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कौन सा टीपीए है, 1882 का टीपीए। उसमें प्रोसीजर कौन सा चलता है, तो उसमें प्रोसीजर चलता है हमारा कौन सा, सिविल प्रोसीजर। कहाँ लिखी है ये बात, तो ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 18 में लिखी हुई है। 18 में प्रोसीजर कौन सा फॉलो होता है, तो सेक्शन नंबर 15 का प्रोसीजर फॉलो होता है। अब सेक्शन नंबर 3 में जो पॉइंट दिए है वो 11 दिए है। 1, 2, 3 इसमें रिपील है। उसके अलावा 8 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रीमाइसेस कोई बनाया गया तो उस पर लागू नहीं होगा। कॉर्पोरेट कोई बनी हुई है गवर्नमेंट की तो उस पर लागू नहीं होगा। जनरल कंपनी है कोई, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है जो कि 1956 की धारा 617 के अकॉर्डिंग लागू होती है, उस पर ये लागू नहीं होगा। देवस्थान है कोई, उस पर लागू नहीं होगा। कोई ऐसा रिलीजियस पर्पज से कुछ बना हुआ है या चैरिटेबल पर्पज से कुछ बना हुआ है या कोई ऐसा एजुकेशन सेंटर है जो कि गवर्नमेंट का बना हुआ, उस पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ पे ये लागू नहीं होगा। उसके अलावा बैंक और एनी अदर्स उस पर भी ये लागू नहीं होगा। तो होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 4 देखिए। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है कि किराए पर तय किए गए रूप में होना, यानी कि किस रूप में होगा, तो किराए का तय किए गए रूप में होना। ठीक है। तो किराए का तय किए गए रूप में होना, तो ये किस तरीके से होगा, कौन कौन इसको तय करेगा, तो कौन कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा और टेनेंट करेगा। ठीक है। किराए का तय किए हुए रूप में होना, कौन तय करेगा, कौन इस चीज़ को करेगा कि हम कितना रेंट लेंगे, किस तरीके से व्यक्ति को रहना है, कब से कब तक रहना है, कैसा है। तो ये एग्रीमेंट जो होते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग के बीच में होंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होंगे। अब क्या है, सेक्शन नंबर 5 कहते हैं। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, तो सेक्शन नंबर 5 के लिए हम देख लेंगे किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण, यानी कि किराएदार द्वारा किराए का संदाय। अब बात आती है कि किराएदार द्वारा किराए का संदाय यानी कि पेमेंट कैसे होगा। तो पेमेंट के लिए क्या होगा, देखिए जिस महीने से वो रहने आता है उस महीने से की 15 तारीख यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक किराया ड्यूबल होगा। अगले महीने की 15 तारीख को किराया देना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे देना होगा, क्या इसके मोड होंगे, तो वो आप लोग देख लीजिए।
फर्स्ट मोड होगा, देखिए पहला पॉइंट 15 दिन में देना होगा, यानी कि 15 तारीख को देना होगा। दूसरा, कौन ले सकता है? लैंडलॉर्ड और उसका एजेंट ले सकता है, ठीक है। मोड क्या होगा? मोड चाहे बाय चेक हो सकता है, बाय चेक हो सकता है, बाय कैश हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, बैंक अकाउंट डिटेल के अकॉर्डिंग हो सकता है। और इसके अलावा क्या होगा? बाय एग्रीमेंट, स्पीड पोस्ट या उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो किराए तय किए गए रूप में होगा, कौन तय करेगा? लैंडलॉर्ड और टेनेंट करेंगे, सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 5 कहता है किराएदारों द्वारा किराए का संधान अगले महीने की 15 तारीख को होगा। कैसे कैसे होगा, कौन ले सकता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले महीने की 15 तारीख को लैंडलॉर्ड ले सकता है या उसका एजेंट ले सकता है, बाय चेक, बाय कैश, किसी भी थ्रू हो सकता है, चाहे वो बैंक अकाउंट के थ्रू हो सकता है। और क्या होगा इसमें कि उस व्यक्ति को टाइम पर देना ही होगा। तो ये बात होगी हमारे सेक्शन नंबर 5 पर। होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। खत्म करते हैं हम आज अपनी क्लास को, और वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन चैप्टर वाइज हमें करना है और जल्दी कवर करना है, तो इसलिए आप लोग मेरे संग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ डिस्कस विद अस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया सेक्शन 5 तक, तो हमारा कंप्लीट हो गया क्या? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम अपने कल चैप्टर नंबर 2 के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग सेशन में मैंने अपना स्टार्ट कर दिया राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट। तो राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट को पूरा पढ़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।